दोस्तों, लीगल एंड लीगल में वापस आपका स्वागत है। 22 मई 2025 को वक्फ संशोधन अधिनियम पर पिछले 3 दिनों से चली आ रही सुनवाई को पूरा कर लिया गया है। आप जानते हैं कि सुनवाई अभी इंटरिम ऑर्डर पर रोक लगाने वाली याचिकाओं पर की गई थी। कल क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में जानने के लिए अभी भी बहुत से लोगों को उत्सुकता है, क्योंकि पूरी बात निकल के सामने नहीं आ पा रही है। इसलिए मेरी कोशिश है कि कल बहस में जो कुछ हुआ, जैसा हुआ वैसा आपके सामने ब्रीफ में रखा जाए। दरअसल कल जैसे ही सुनवाई शुरू हुई तो सुनवाई के शुरू में ही चीफ जस्टिस पी.आर. गवई साहब ने ओरली कहा कि वक्फ पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन के प्रावधान वर्ष 1923 के कानून में भी थे और इसके बाद 1954 के कानून में भी थे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने बहस शुरू की। उन्होंने सेक्शन 3E के बारे में कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली भूमियों को नए कानून में वक्फ के दायरे से बाहर रखा गया है। वक्फ के दायरे से क्यों बाहर रखा गया, इस पर भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि वक्फ के दायरे से इसलिए बाहर रखा गया है कि वक्फ जो होता है इरिवर्सिबल होता है। एक बार अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ कर देगी तो वक्फ ही रहती है, जिससे अनुसूचित जातियों के लोगों के अधिकार छिन जाते हैं। जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इसके पीछे आखिर क्या तर्क है, तब उन्होंने बताया कि जेपीसी ने कहा था कि जो आदिवासी हैं वह इस्लाम धर्म का पालन कर सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान होती है। यानी कि उनका कहना यह था कि उनकी सांस्कृतिक पहचान बनाने के लिए इसी उद्देश्य से सेक्शन 3E इंसर्ट की गई है, और जिसके द्वारा आदिवासी क्षेत्रों को वक्फ के दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि देखिएगा, चीफ जस्टिस ने तो इस पर कुछ नहीं कहा आगे, लेकिन जस्टिस A.G. मसीह से सहमत नहीं हुए। बेंच के दूसरे जज हैं, उन्होंने कहा यह सही नहीं लगता, क्योंकि इस्लाम तो इस्लाम ही है, धर्म एक ही है। उनकी बात सही थी। इस पर उन्होंने कहा, सॉलिसिटर जनरल साहब ने बताया कि मैं आदिवासी क्षेत्रों में ज़मीन नहीं खरीद सकता, क्योंकि उसको राज्य के कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन अगर उन भूमियों को वक्फ कर दिया जाता है तो फिर मुतवल्ली अपनी मर्जी से जो चाहे वह कर सकता है। हालांकि तक बिल्कुल गलत था, क्योंकि जो प्रॉपर्टी वक्फ होती हैं उनका मैनेजमेंट मुतवल्ली अपनी मर्जी से नहीं करता, बल्कि जो वाकिफ ने वक्फ किया है उसके जो उद्देश्य हैं उसके मुताबिक उसका वो मैनेजमेंट करता है। इसी तरह से सॉलिसिटर जनरल साहब ने गैर मुसलमानों द्वारा वक्फ बनाने पर रोक जो इस नए कानून लगाई गई है उसका भी स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि 1913 के संशोधनों में गैर मुसलमानों को वक्फ करने के अधिकार दिए गए थे, लेकिन उससे पहले अधिकार नहीं था, 1923 के कानून में नहीं था, क्योंकि उस समय ये सोच थी कि कहीं इसका उद्देश्य लेनदारों को धोखा देने के लिए इसका प्रयोग ना किया जाए। ये तर्क भी समझ से बाहर है। तो फिर वाकिफ, चाहे वो गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो, वो भी उसका गलत इस्तेमाल कर सकता था। अगर लेनदारों से बचना ही उसका मकसद हो सकता था। बहरहाल उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूँ, मैं वक्फ कर सकता हूँ, और अगर मैं वक्फ करना चाहता हूँ तो किसी ट्रस्ट को ज़मीन दे सकता हूँ। ठीक है, जब आप कहते हैं कि मैं किसी ट्रस्ट को ज़मीन दे सकता हूँ, अगर मैं दान देना चाहता हूँ, तो फिर आपको वक्फ को देने में ही क्या आपत्ति है? वक्फ भी कर सकते हैं, आप ट्रस्ट को देना चाहते हैं। ये तर्क भी उनका कोई वजनदार तर्क नहीं था। इसके अलावा 5 साल मुसलमान रहने की प्रैक्टिस पर बहस हुई, जिस पर सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ अधिनियम में भी किसी व्यक्ति को अपने धर्म के बारे में बताना पड़ता है कि जो वाकिफ है वह मुसलमान ही है। उन्होंने दावा किया कि 5 साल की शर्त का उद्देश्य किसी व्यक्ति के दावों को डिफीट करना नहीं था। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि जब वक्फ अधिनियम 1995 को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाई गई थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हाई कोर्ट जाइए। उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि इसी तरह से अब 2025 में भी जब याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट आए हैं तो सुप्रीम कोर्ट को यह कहना चाहिए कि आप हाई कोर्ट जाइए। यानी कि वो चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिकाएं ना सुने। सॉलिसिटर जनरल ने फिर दोहराया कि यह वक्फ अत्यधिक असंवैधानिक वक्फ नहीं है। यानी कि वो मानते हैं कि असंवैधानिक तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा असंवैधानिक नहीं है कि इस पर रोक लगाई जाए। इनके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी जो राजस्थान राज्य के लिए थे, उन्होंने भी अपने तर्क रखे। रंजीत कुमार हरियाणा राज्य की ओर से थे, मनिंदर सिंह उड़ीसा राज्य से थे। इन्होंने वक्फ संशोधनों का जाहिर की सरकार की तरफ से समर्थन किया। राकेश द्विवेदी ने कहा कि प्रीवी काउंसिल के एक निर्णय से
एक निर्णय के आधार पर भारत में वक्फ बाय यूजर की अवधारणा अस्तित्व में आई। द्विवेदी ने यह भी कहा कि हिंदू धार्मिक बंदोबस्तों पर कुछ राज्य कानून के साथ संसदीय कानून की तुलना करके तर्क देना असमर्थनीय होगा। यहाँ पर देखिए, रंजीत कुमार ने फिर एक गलत तथ्य रखा। रंजीत कुमार साहब ने कहा कि राजस्थान में खनन उद्देश्य के लिए दी गई 500 एकड़ भूमि पर वक्फ के द्वारा दावा किया गया था, जबकि वो मामला ये नहीं था। शायद अब से 2 साल पहले रमजान के वक्त ये बहुत चर्चित रहा था मामला। दरअसल राजस्थान में क्या हुआ था, राज्य सरकार ने एक बड़ी भूमि 500 एकड़ भूमि का जिक्र कर रहे हैं, खनन के लिए एक कंपनी को दी थी और उस पर वहां लोगों से ऑब्जेक्शन मांगे थे कि अगर किसी का यहाँ कोई प्रॉपर्टी है, कोई दावा है तो अपना वहां कर सकता है, जिसमें हिंदू लोगों ने भी दावा किया था कि यहाँ पर उनका मंदिर है तो उस जमीन को छोड़ दिया गया। उसी अनुक्रम में मुस्लिम लोगों ने एक छोटी सी जगह के लिए दावा किया था कि यहाँ पर एक चबूतरा था, मजार था, जिसमें नमाज हुआ करते थे। 100 बाई 100 या 10 बाई 10 मीटर का कुछ ऐसा छोटा सा रकबा था, वो बड़ा रकबा नहीं था। जैसे 500 एकड़ बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, लेकिन वह अपना दावा साबित नहीं कर पाए थे क्योंकि उनके सर्वे वगैरह आपस में मैच नहीं कर रहे थे। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो दलील दी गई वो उनमें कुछ आधा सच आधा झूठ करके सुप्रीम कोर्ट के समक्ष परोसा गया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जो कि याचिकाकर्ता की ओर से थे, उन्होंने सॉलिसिटर जनरल साहब की दलील का खंडन किया और कहा कि धारा 3C का प्रावधान केवल राज्य सरकार को राजस्व प्रविष्टियां को बदलने का अधिकार देता है और यह वक्फ संपत्ति का शीर्षक या कब्जा प्रभावित नहीं होगा कहना गलत है। उन्होंने कहा कि इस प्रावधान की भाषा बहुत स्पष्ट है कि जब तक नामित सरकारी अधिकारी यह जांच पूरी नहीं कर लेता 3C के अनुसार, तब तक उस संपत्ति का वक्फ का स्टेटस नहीं रहेगा। तो ये कहना कि क्या उसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, कपिल सिब्बल साहब ने कहा गलत है। कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि प्रावधानों की भाषा बहुत स्पष्ट है। उन्होंने आगे कहा कि भाषा ऐसी है तो ना तो सॉलिसिटर जनरल का प्रस्तुतिकरण और ना ही सरकार का हलफनामा इसका मतलब बदल सकता है। उन्होंने 3C की डेफिनेशन उसको पढ़कर बताया और कहा कि जिस तरह से धारा लाई गई है, अब अगर आप यहाँ पर कोई हलफनामा देते हैं तो वो उसके अर्थ को नहीं बदल सकता। कपिल सिब्बल साहब ने यह बताया कि सेक्शन 3(1)R प्रावधान के अनुसार स्वामित्व को लेकर विवाद होने पर या सरकारी संपत्ति होने पर पंजीकृत होते हुए भी वक्फ संपत्ति वक्फ नहीं रह पाएगी। जैसे कि अभी शुरू में कहा जा रहा है, रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा जोर दिया रहा है कि संपत्ति का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि भले ही संपत्ति रजिस्टर्ड है, लेकिन अगर उस पर किसी ने आपत्ति लगाई है कि साहब सरकारी संपत्ति है, तो उसका वक्फ का स्टेटस समाप्त हो जाएगा। इस प्रावधान का प्रभाव यह भी है कि विवाद का कोई निर्धारण किए बिना भी उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ की संपत्तियों की मान्यता समाप्त हो जाएगी। CJI ने कहा कि शुरू में जो बताया था कि 1923 से पंजीकरण की आवश्यकता है, इस पर कपिल सिब्बल ने जवाब दिया, CJI की बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पंजीकरण न करा पाना राज्य सरकार की गलती है। चूंकि बिंदु पर CJI BR गवई ने कहा था कि पंजीकरण कोई नई आवश्यकता नहीं है और पिछले अधिनियम में भी इसको अनिवार्य किया गया था। कपिल सिब्बल साहब ने क्लियर किया, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि हमने 1923 के अध्ययन देखे, तकनीकी रूप से आप सही कह रहे हैं, 1923 में पंजीकरण का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन वक्फ के बारे में जानकारी देनी पड़ती थी। 1954 से लगातार पंजीकरण की आवश्यकता थी। 1936 की रिपोर्ट में बताया गया कि पंजीकरण क्यों आवश्यक है, यह भी बताया गया, लेकिन कपिल सिब्बल साहब ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि 1923 से लेकर 2025 तक लगभग 100 वर्ष से भी और 2 साल ऊपर हो गए की अवधि में यदि योजना लागू होती है तो यह एक बहुत बड़ी चुनौती होगी अब नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कराना। उन्होंने 1936 की रिपोर्ट में बताया कि उस समय तो बताया था कि क्यों आवश्यक है। CJI BR गवई ने कहा अगर विभिन्न अधिनियमों की योजना में पंजीकरण पर जोर दिया गया था और किसने पंजीकरण नहीं कराया, तो इस पर कपिल सिब्बल साहब ने बीच में रोकते हुए कहा कि दिल्ली में केवल 2 वक्फ पंजीकृत हैं, जम्मू कश्मीर तेलंगाना में एक भी संपत्ति पंजीकृत नहीं है। ये पंजीकरण क्यों नहीं हुए? 1954 के बाद से राज्य सरकारों की विफलता के कारण पंजीकरण नहीं हुआ और इसके कारण पूरे समुदाय को दंडित किया जा रहा है, उसको दंडित करने की तैयारी की जा रही है। यानी कपिल सिब्बल साहब का कहना था कि राज्य सरकार के खामियों की वजह से पंजीकरण संपत्तियों का नहीं हो पाया। उन्होंने तर्क दिया कि जो सर्वेक्षण कमिश्नर थे, सर्वेक्षण आयुक्त,
उन्होंने संपत्तियों का सर्वेक्षण करने और वक्फ संपत्ति को पंजीकृत करने का अपना कार्य जो उनको दिया गया था उसको अंजाम नहीं दिया। उन्होंने कहा, चूंकि राज्यों ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, इसलिए आपको कोई अधिकार नहीं है कि उनके गलत कामों का फायदा उठा सकें और यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। कपिल सिब्बल साहब ने बहुत अच्छा अपना तर्क रखा। उन्होंने यह भी कहा कि अधिनियम की धारा 3D कभी भी जेपीसी के द्वारा अनुमोदित मसौदे का हिस्सा थी ही नहीं। 3D को यानी कि जेपीसी वाले मसौदे में नहीं था, उसको सामने लाया गया। इनके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि सॉलिसिटर के इस तर्क का विरोध किया। उन्होंने तर्क का विरोध किया कि वक्फ एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। राजीव धवन साहब ने कहा कि यह तर्क जेपीसी की रिपोर्ट और संघ के अपने प्रतिवाद के विपरीत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दान इस्लामी आस्था का अभिन्न अंग है। धवन ने कहा कि किसी बाहरी प्राधिकरण को यह अधिकार नहीं है कि वे कहे कि वक्फ इस्लाम का आवश्यक भाग नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि संशोधित धारा 36(1) के अनुसार अधिनियम का पंजीकरण आवश्यकता का दुष्चर्क बना रहा है, यानी कि उसको इल्झा रहा है, उसको फंसा रहा है, क्योंकि वक्फ बाय यूजर जिसे अब समाप्त कर दिया गया है पंजीकृत नहीं किया जा सकता। और ऊपर कपिल सिब्बल साहब ने बता ही दिया कितनी संपत्तियां वक्फ हैं, बहुत कम संपत्तियां वक्फ है, तो लगभग सारी संपत्तियां खुद ही इस दायरे से बाहर हो जाएंगी। प्रावधान आगे कहता है कि यदि कलेक्टर को लगता है कि संपत्ति सरकारी संपत्ति है तो उसका पंजीकरण नहीं किया जा सकता। यह अभिषेक मनु सिंघवी साहब का बहस का हिस्सा है। धारा 36(1), धारा 36 सब क्लॉज 7A, धारा 36 सब क्लॉज 10 इस प्रकार एक दुष्चक्र बना रही हैं जिनसे ये मामला यहाँ पर इलाज का रह जाएगा। उन्होंने तर्क दिया ऐसा कोई अन्य अधिनियम नहीं है जो यह शर्त रखता हो कि मुस्लिम को 5 साल तक बिना किसी युक्ति के धर्म का पालन करना चाहिए। यह सबूत का उल्टा बोझ डालना है। ऐसे प्रावधान अन्य धर्म पर लागू नहीं होते। वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ैफा अहमदी ने धारा 3E पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मुसलमानों के अधिकारों को प्रभावित करती है। धारा 3E जिस पर एसजे कह रहे थे कि साहब हम उनके अधिकारों को सुरक्षित कर रहे हैं, यदि उद्देश्य आदिवासियों के अवैध ट्रांसफर को बचाना था तो यह प्रावधान उसे पूरा नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर संपत्ति वक्फ हो गई तब तो आप उसको ट्रांसफर से बचा भी सकते हो, उनके हक ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अगर वो वक्फ नहीं हुई फिर तो आप कुछ ना कुछ प्रावधान निकाल के, जिस तरह से खैर आपने मणिपुर का देख रहे हैं, वहाँ यही तो झगड़ा हुआ है। वहाँ झगड़े का कारण यही है कि आप अनुसूचित जनजातियों की जमीनों को हड़पना चाहते हैं। सीनियर एडवोकेट एम धर ने कहा कि वक्फ की अवधारणा, ये भी सॉलिसिटर जनरल साहब का उनका जो बहस थी उसका जवाब है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस्लाम की आवश्यक अभिन्न अंग नहीं है। उन्होंने कहा कि वक्फ की अवधारणा कुरान से उत्पन्न हुई है और समर्पण करने से इसको रोका जाता है। सीनियर एडवोकेट एम धर ने कुरान शरीफ की आयतें भी पढ़ी। लास्ट में जब ये बहस पूरी होने वाली थी, एक और अधिवक्ता आती हैं जी प्रियदर्शनी, जिन्होंने कहा कि साहब तमिलनाडु के गांव से आती हैं, वहां पर तो पूरे गांव को वक्फ घोषित कर दिया गया है। अरे घोषित कर दिया गया तो भाई वक्फ होगा, किसी की जमीन जायदाद रही होगी, आप उसके इतिहास में जाइए कि उसको वक्फ क्यों घोषित किया गया। बहरहाल ये कल हुई बहस का जो अंतिम आदेश पर बहस हुई, अंतिम आदेश पर बहस हुई है, आखिरी दिन बहस हुई है, उसका एक सारांश है। अभी निर्णय आना बाकी है। क्या निर्णय आएगा या रिजर्व रख लिया गया है, अब ये समय बताएगा। हालांकि अगर देखा जाए, पहले चीफ जस्टिस संजीव खन्ना साहब बहुत स्पष्ट थे, वह तुरंत इस पर इंटरिम ऑर्डर पास करने जा रहे थे, जिसको सॉलिसिटर जनरल साहब ने बड़ी होशियारी से रोक दिया। वहीं दूसरी ओर PR गवई साहब अभी तक कहीं भी किसी मुद्दे पर वो संतुष्ट नहीं दिखाई दिए हैं। क्या निर्णय देंगे, किसके हक में देंगे, ये अभी नहीं कहा जा सकता। अभी कुछ भी निर्णय आ सकता है। बहुत डिटेल में बहस हुई है, इंतजार करना होगा। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।